नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। वक्त वक्त पर खुद को बदलना जरूरी है, तभी तो जिंदगी का दौर बदलेगा। अगर बचना है रोगों से तो बदल डालो कुछ आदतों को, तभी तो सेहत का हाल बदलेगा। अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य की सही देखभाल की जाए। बहुत से लोग जो अपने आप को फिटनेस फ्रीक मानते हैं, उन्हें तब ये एहसास होता है कि सेहत ठीक नहीं है जब उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। हम कितने स्वस्थ हैं या नहीं, ये बताएंगे विशेषज्ञ, और कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आने वाले नए साल में किस तरह से अच्छी आदतों को अपनाकर कुछ बुरी आदतों को दूर करके अपनी सेहत यानी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मेदांता, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, member of National Task Force and Empowered Group for the Government of India COVID-19. He's been honored with prestigious Padma Shri in the field of medicine, B.C. Roy Award for Eminent Medical Person. He is an advisor and consultant of various international and national bodies including WHO Geneva and IAEA Vienna. बहुत स्वागत डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आज के डिस्कशन में विस्तार से बात करने के लिए कि हृदय का स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड चेयरमैन फोर्टिस हेल्थ केयर मेडिकल काउंसिल. He has led the field of international cardiology for past 40 years, contributed extensively in the development and scientific progress and education in this field, pioneered numerous angioplasty techniques in India and Asia Pacific. He has performed over 25,000 angioplasties and 60,000 angiographies and listed in Limca Book of Records. He is President, Asian Pacific Society of International Cardiology. His expertise are in transcatheter aortic valve replacement, mitral clip tricuspid valve implantation, and peripheral angioplasties and much more. He has been awarded with the honor of National Padma Shri in 2003, Padma Bhushan in the year 2015, and B.C. Roy National Award for Eminent Medical Person. बहुत स्वागत डॉक्टर अशोक सेठ। आज के डिस्कशन में हमारे साथ मुंबई से शामिल रहेंगी डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र, डायरेक्टर द योगा इंस्टीट्यूट. शी इज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ पीस एंड balanced living for yoga, trained over 1 lakh yogic teachers have been trained under her supervision. She has personally conducted more than 1.5 lakh practical and theoretical yoga sessions. And under her leadership, the Yoga Institute has been awarded the Prime Minister's Award by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for the outstanding contribution in the field of yoga. Hansa ji is a yoga guru, a philanthropist and a great vision for social welfare. हंसा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जब बात आती है अपनी सेहत को ठीक रखने की, तो आवश्यक है कि हम सभी सतर्क रहें। हम सेहतमंद तो रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें आदतें बदलने की ज़रूरत नहीं, तो किसी के पास फुर्सत नहीं। आने वाले साल में आप कैसे अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी लिविंग कैसे अपना सकते हैं और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, यह आपको विशेषज्ञ बताएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखकर समझ लेते हैं कि दरअसल हम सभी के लिए स्वास्थ्य का कितना और क्या महत्व है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। ये वह नींव है जिस पर व्यक्ति का पूरा जीवन आधारित होता है। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान युग में स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के खतरे हैं। ऐसे में सेहत को कैसे ठीक रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को रोगों से बचाता है, साथ ही उसके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। लेकिन दरअसल स्वास्थ्य क्या है, ये समझना आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य
सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संयोजन है। इसका अर्थ है व्यक्ति शरीर, मन, आत्मा और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और जीवन में उत्तम कर पाए। हमारे जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ व्यक्ति में बीमारियों से ग्रस्त होने की संभावना कम होती है और यदि कोई रोग हो जाए तो उसकी जटिलताएं भी कम होती हैं। व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है। संक्रमण से बचाव के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य उपयोगी है। व्यायाम, योग और ध्यान हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। साथ ही जीवन में अनुशासन से चलना और प्रसन्न चित्त रहना भी उपयोगी सिद्ध होता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक है। यदि आप भी रोगों से बचाव करना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी सेहत की सही देखभाल करें। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ जीवन शैली आपको निरोगी जीवन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आजकल की जीवन शैली में वर्तमान युग में कई तरह के खतरे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए और कैसे प्राप्त की जाए टोटल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य, आपको विशेषज्ञ बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है। नंबर है 23387031 और 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि वो अनमोल खजाना यानी हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जाए और इस आने वाले साल में क्या आदतें हमें पालन करनी होंगी, कौन सी आदतों को दूर करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। सबसे पहले डॉक्टर अशोक सेठ आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आज की जीवन शैली हम सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है और न सिर्फ वृद्ध लोग, न सिर्फ बढ़ती उम्र के लोग, युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी हाँ, हेल्थ तो हमारी डिटेरियोरेट कर रही है। इनफैक्ट हमने देखा है कि हार्ट डिजीज़ पिछले 20 सालों में 300% या 3 गुना राइज की है और वो सबसे ज़्यादा हुआ है यंग लोगों में, जो हम कहते हैं कि 40 साल से कम युवा में, जिनमें कि पिछले 15 सालों में ही 200% राइज की है। और इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है। जो नए युवा हैं, यंग लोग, वो एक अनफॉर्चुनेटली एक तरफ से उनकी हैबिट्स, खाने पीने की हैबिट्स डिफरेंट हो गई हैं। फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है, स्मोकिंग बढ़ गई है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, एक्टिविटी कम होती जा रही है। इसके साथ साथ ही एक्सरसाइज एक डिफरेंट तरीके से पहुंच गई, जो हम हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज कहते हैं, वो चेंज हो गई है फिज़िकल बॉडी बिल्डिंग में। और स्ट्रेस ऑफ वर्क एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है, जिसमें कि कम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो गई है। हर तरीके से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हमारे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। ये सब हानिकारक है, हार्ट के लिए हानिकारक है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली इस क्षेत्र में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा उनको इन चीज़ों से हानि हो रही है। तो हमें तो बड़ी फिक्र ये है कि हमारा यूथ प्रैक्टिकली इस कंट्री का 50% तो यंग लोग हैं और यही अगर हार्ट डिजीज़ बढ़ती रही यंग लोगों में तो हमें वाकई ही बहुत फिक्र है कि अगले 20-30 सालों में ये हार्ट डिजीज़ तो अभी भी कैपिटल है वर्ल्ड का हिंदुस्तान और ये और बढ़ जाएगी। तो हमें बहुत केयरफुल होना है, हमें बहुत समझना है और हमारा एक ही लाइफ का मकसद होना चाहिए, हार्ट डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करें सो दैट हमें ना इफेक्ट करे। जी, और इसीलिए आवश्यक है कि सतर्कता की शुरुआत जागरूकता से की जाए, यानी हम अपनी सेहत के बारे में सोचें, उसकी सही देखभाल करें, क्योंकि ये तमाम कारक जिसका जिक्र विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ ने किया है, न सिर्फ हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कैंसर, लाइफस्टाइल से संबंधित अन्य रोग, श्वसन तंत्र
और लगभग सभी को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, श्वसन तंत्र की बात की जाए, श्वसन संबंधी समस्याओं की बात की जाए और संक्रमण की बात की जाए, कितने बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए। विशेष तौर पर सर्दियों का मौसम है, फेस्टिविटी ज़्यादा है, तो लोग शॉपिंग के लिए भी निकलते हैं, बाहर खाने के लिए भी निकलते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाते हैं। तो आपने सही कहा कि अगर हम देखें सर्दियों में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो यही है कि इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं मौसम सर्दियों में, और दूसरा ये है कि पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो पोल्यूशन के कारण भी कई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, सांसों की जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो इंडो गैंजेटिक बेल्ट है, और अब तो कई कुछ डेटा आ रहा है कि भारत के और कई शहरों में भी पोल्यूशन लेवल जो है वो अनएक्सेप्टेबली हाई हैं। WHO के स्टैंडर्ड से हम के स्टैंडर्ड को हम मीट नहीं कर पा रहे, और उससे हमारे फेफड़ों पे ही नहीं सारे शरीर पे असर पड़ रहा है, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अगर हम सर्दियों की बात करें तो एक तो जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, चाहे फ्लू हो चाहे और टाइप की वायरल इन्फेक्शंस हो। तो हमें अपना जो ध्यान रखना है कि अगर हम भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं और हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो अगर वहाँ पे भीड़ है तो मास्क लगा के जाएं। हैंड वॉशिंग जो हम कई सालों से कह रहे हैं कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करें जिससे इन्फेक्शन ना हो। और साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा अपना ध्यान रखें। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि किस तरह से स्वच्छता और सेहत के प्रति सतर्कता रोगों से बचाव में सहायक हो सकती है। डॉक्टर हंसा जी, आपसे ये समझ लें कि आजकल बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो सेहत को लेकर जागरूक है, हेल्थ एक फैशन स्टेटमेंट की तरह नजर आने लगी है, लेकिन क्या हम वाकई स्वस्थ हैं, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसे लेकर वास्तविक जागरूकता का स्तर क्या देखती हैं आप? देखिए, किसको आप स्वस्थ कहेंगे? एक व्यक्ति, एक तो निरोगी होना चाहिए, उसमें कोई रोग हो वो एक ना हो। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए, उसका स्टैमिना स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ में ज़रूरी ये है कि उसके मन की स्थिति ऊपर नीचे, जब बिजनेस काम सब कुछ होता है और स्ट्रेस लेता है, मन की स्थिति हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए। उसके अंदर एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो, एंथुजियाज्म इतना स्ट्रांग हो, जिससे वो कोई भी अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर सके। ये उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो आदमी स्वस्थ है। यूजुअली स्वस्थ आदमी मतलब एक फिगर आ गया कि ऐसा ट्रिम ट्रैम व्यक्ति हो, वो स्वस्थ नहीं होता। लोग सिर्फ एक्सटर्नल फिगर को देखते हैं, जिम भी जाते हैं तो डोले शोले बनाने हैं और अच्छा दिखना है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि स्वस्थ है या नहीं। दिखना और स्वास्थ्य ये दो बहुत अलग चीज़ है। और मैंने ये जो डेफिनेशन बताई, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और योग तो और भी एक बात कहता है कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। लचीला शरीर नहीं तो उसमें स्वास्थ्य नहीं रहेगा। सांस भी आप खुल के नहीं ले पाओगे अगर झुके हुए हो, पॉस्चर ही खराब है, अगर सही सोच नहीं रहे हो। एक नेगेटिव थॉट आपकी सारी चीज़ पर पानी फेर देता है। इसलिए किस तरह मन को सही रखना, ये देखना, ये सब स्वस्थ आदमी की निशानियां हैं। जी, तो जो लोग अपने आप को स्वस्थ समझते हैं उनको इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वो इन सभी पैरामीटर्स या जो ये सारी कसौटी है इस पर खरे उतरते हैं या नहीं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इम्यूनिटी की बात आई है, कितना बदलाव आप देखते हैं? कोविड का एक लंबा समय दौर हम सभी ने देखा है, किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हुई है? क्या एक बदलाव आप देखते हैं? किस तरह से हम लोग पहले रिएक्ट किया करते थे किसी इन्फेक्शन को लेकर, या शरीर में कितनी क्षमता है संक्रमण से बचाव करने की या उससे लड़ने की? क्या इस पर भी प्रभाव पड़ा है? हाँ, तो प्रभाव जो है कोविड से पहले और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके कारण भी प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। अगर हम डेटा देखें, और कुछ बड़े अच्छे पेपर्स पब्लिश हुए हैं, बर्डन ऑफ डिजीज़ जो हम कहते हैं भारत के 1990 से 2016-17 तक, उसमें ये देखा गया कि जो भारत में जैसे जैसे तरक्की हुई, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, भारत का बर्डन ऑफ डिजीज़ जो था वो इन्फेक्टिव डिजीज़ से, जैसे हम पहले ज़्यादा फिगर करते थे
बच्चों में निमोनिया, डायरिया, टीबी या मलेरिया के बारे में, उससे सारा चेंज होके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हार्ट की डिजीज़, लंग की डिजीज़, कैंसर्स, डायबिटीज़, इसका बर्डन ज़्यादा हो गया। तो ये जो बर्डन ज़्यादा हुआ, ये बेसिकली जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के कारण हुआ। इसके साथ साथ जब इन्फेक्शन हुआ, जैसे हम कह रहे हैं कोविड का पैंडेमिक हुआ, तो दैट फर्दर हैड इन्फेक्ट ऑन दीज डिजीज़, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम है वो चेंज हो रहा था, क्योंकि वी आर नाउ लुकिंग नॉट फ्रॉम इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारा लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हुआ, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा कि डाइट हमारी बदल गई। जो हम अपनी पुरानी 30 साल पहले की डाइट देखें और अब की डाइट देखें, तो यंगर जनरेशन इज मोर प्रोन टू फास्ट फूड डाइट, जो विच इज़ नॉट अ हेल्दी डाइट। सिमिलरली अगर हम डाइट्स के अलावा एक्सरसाइज देखें, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। वी आर मोर, बच्चे जो हैं ज़्यादा बाहर खेलने से अंदर खेल के जो प्ले स्टेशन हैं या जो टीवी पे या और कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम बताते हैं, तो उससे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। और इसी के कारण कई बीमारियां जो हैं, जो इतनी ज़्यादा पहले नहीं थी, वो बढ़ने लगी। इम्यून सिस्टम हमारा चेंज हुआ, और साथ साथ जो इन्फेक्शंस हुए, स्पेशली जैसे जैसे भीड़ बढ़ी है, क्राउड ज़्यादा हुआ है, ट्रैवल ज़्यादा हुआ है जी। और वायरसेस जो हैं दे हैव स्टार्टेड जंपिंग स्पीशीज़ की, जो ये कुछ जो पैंडेमिक के वायरसेस हुए हैं, अगर हम पिछले 24 साल की बात करें, इस सेंचुरी की बात करें, तो दिस सेंचुरी हैज़ बीन अ सेंचुरी ऑफ आउटब्रेक्स। सार्स हुआ, 1-2 पैंडेमिक हो चुके हैं, हम भूल जाते हैं कि एक पैंडेमिक इससे पहले भी हुआ था, H1N1 पैंडेमिक, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ, कोविड का पैंडेमिक हुआ, हर 1-2 साल में कोई ना कोई आउटब्रेक हो जाते हैं, जैसे मंकी पॉक्स हुआ अभी, उससे पहले मर्स था, सार्स हुआ है। तो इसलिए हमें हमारी इम्यूनिटी भी कम हो रही है और हमारी लाइफस्टाइल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, जिससे वी आर गेटिंग मोर प्रोन टू सच इन्फेक्शन। जी, और जो वायरस और बैक्टीरियाज हैं वो भी अपना रूप बदल रहे हैं, तो थोड़ा बदलाव हमें भी करना होगा अपनी सेहत को लेकर, अपनी आदतों को लेकर और अपनी जीवन शैली को लेकर। फिलहाल एक कॉलर हैं भोपाल से, अभिषेक जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सबसे पहले सुप्रभात सभी को मैम। और मेरा सवाल था, जैसे हम यंगर्स है, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 25 से 26 साल के बीच है जी। तो अब अभी मैम जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं जॉब, तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट भी रहती है, इवनिंग शिफ्ट भी रहती है, तो बेसिकली मैम क्या एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं हो पाती। और अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से मैम क्या होता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें सोने में बहुत ज्यादा खर्राटे की समस्या आती है जी। तो मैम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है, योग है मैम, हमें बता दें जिससे हमारे खर्राटे अभिषेक जी, आपका वेट कितना है? वेट मैम 89 के आसपास है। 89। और आपकी हाइट कितनी है? मैम हाइट है मेरी 6 फीट के आसपास है, 5 फुट 11 इंच के आसपास। जी। डॉक्टर अशोक सेठ, जो इनके सवाल का पहला भाग था कि अक्सर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके साथ आजकल ये समस्या आ रही है कि एक्सरसाइज के लिए अलग से समय नहीं मिलता। सर्दियों का मौसम है, सुबह जा नहीं सकते, आलस भी रहता है, क्या किया जाए? ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ है और ये हर एक के साथ है, क्योंकि एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सवेरे सवेरे आप उठ के आपको जाना होता है काम पे तो आप कहो कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। आप जहाँ अपना स्कूटर या कार पार्क करते हो, वो जहाँ करते हो अपनी बिल्डिंग से दूर करो, आपको ऑटोमेटिकली 100-200 गज चलने का मौका मिल जाएगा। आप अपने ऑफिस में सीढ़ियाँ यूज़ करो, आप लिफ्ट क्यों यूज़ करते हो? आप 3-4 मंजिल आराम से चढ़ो उतरो, वो आपको एक और एक्सरसाइज का मौका मिल जाएगा। आप कहते हो चाय का टाइम हुआ है, एक समोसा और चाय खा लें, वो 15 मिनट अगर आप यूटिलाइज कर लोगे ना अपने बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में ही चलने का, या वो आपकी 4-5 मंजिल बिल्डिंग है उसको 5 बार चढ़ोगे, ऊपर नीचे उतरोगे, उस 15 मिनट में आपकी सेहत बन जाएगी। आप अपनी सेहत को नुकसान कर रहे हो वो चाय समोसे खा के। शाम को फिर आप कहते हो कि मैं एक बिस्किट और चाय के साथ खा लूँ, वो एक अच्छा मौका है जिसमें आप फिर 6-7 बार चढ़ जाओ। और जब वापस आओ, चलो आप सोचते मेट्रो से आता हूँ, तो मेट्रो से एक स्टेशन पहले उतर जाओ और चल लो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको कहना है कि मैंने टाइम निकालना है सवेरे या शाम को। आप पूरे दिन अपना टाइम निकाल सकते हो एक्सरसाइज के लिए अगर आप चाहते हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हर ऑफिस को एक ट्रेडमिल रखनी चाहिए, सो दैट वो जो चाय का टाइम होता है, वो बैठने का टाइम होता है, जो गप्पे मारने का टाइम बीच बीच में हम देते हैं, अपना टाइम,
वो एक ट्रेडमिल पे हो अपना टाइम, रादर देन कि बैठ के हम गप्पे मारें या चाय पिए। जी, और बहुत से लोग इतना सब खाने के बाद न सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि ये एक्सक्यूज भी देते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं है। हंसा जी, जो अभिषेक जी के सवाल का दूसरा भाग था कि इनको खर्राटे आने की समस्या होती है, 89 वेट इन्होंने बताया है और लगभग 6 फीट इनकी हाइट है। खर्राटों की समस्या अक्सर अधिक वजन वालों में देखी जाती है। कोई यौगिक टेक्निक्स जो इनके लिए उपयोगी हो सकती हैं इस समस्या को दूर करने में? सारी चीजों में यौगिक टेक्निक्स काम आती है। आप ऑफिस में भी अगर आप एक्टिव रहोगे फिजिकली, काम है ना, तो अब शरीर अपनी भाषा बोलता है। आप एक जगह लंबा बैठे हो, जरा खड़े होके वही कर सकते हो। थोड़ा हर आधे घंटे थोड़ा चल के बारी तक आके वापस आकर अपना काम कर सकते हो। कंप्यूटर के सामने बैठे हो, और इन्होंने जैसे बात की डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल वही सब मैं भी कहती हूँ कि ये सारी चीजें करनी चाहिए। जागरूक हो जाओ कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पहले तो मन से नक्की करो कि मुझे स्वस्थ रहना है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा धर्म है। और यहाँ जब सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग, सोने के पहले योग हमेशा कहता है कि मन को क्वाइट करना है और उसके लिए सांस बहुत काम आती है। तो ब्रेथ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि आप इक्वल ब्रीदिंग करो। 3 सेकंड सांस लिया, 3 सेकंड सांस छोड़ा। अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है, थोड़े समय के लिए ये करो। और फिर ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करो, एक बाजू से सांस लो, दूसरी बाजू से छोड़ो, वहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो। तो थोड़ा सा ब्रेथ और माइंड ठीक रहेगा। दोनों नॉस्ट्रिल्स अगर खुली रहेंगी तो खर्राटे कम आते हैं, इसलिए ध्यान ये देना चाहिए। और फिर हमेशा साइड पे सोइए और तकिया इस तरह रखिए कि गर्दन यूं नीचे की तरफ हो, साइड में नीचे की तरफ हो, तो खर्राटे नहीं आएंगे। खर्राटे में आदमी सीधा यूं खुल जाता है, मुंह खुल जाता है और सांस मुंह से लेने लगता है और गले से आवाजें आती है। इसलिए थोड़ा सोने की पोजीशन को देखो। हर थोड़ी देर में, दिन में भी अगर आंख बंद करके शांति से बैठ गए, अगर लेटने मिला तो लेट गए 2 मिनट, बहुत फायदा होता है ये सब छोटी छोटी चीज करने से। सोशल मिलना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन चलते चलते बात करते करते चलो, जरा पास में गार्डन हो वहां चले जाओ, लंबे सांस लेके आ जाओ। ऑफिस में काम करते करते ये सब कुछ हो सकता है। ये बिल्कुल बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है। सो के जैसे ही उठते हो, बेड के अंदर ही शरीर को थोड़ा खींच लिया, अभी तो बेड छोड़ा ही नहीं है। आराम से थोड़े से शरीर को स्ट्रेच कर लिया, पैरों को पेट के पास ले आए, थोड़ा सा पेट से सांस लिया, जिससे सवेरे के सवेरे कॉन्स्टिपेशन ना रहे, पूरा पेट साफ हो जाए। अपना ध्यान हमें रखना है। सोते से ही बस उठे और मोबाइल ले लिया हाथ में, ये बहुत गलत है। ये मोबाइल की वजह से सारे प्रॉब्लम है। वहाँ डिसीजन लो कि भाई इतने समय में मोबाइल हाथ में नहीं लूंगी, पहले अपना ध्यान दूंगी। तो ये सारी चीजें हैं, जागरूकता लाएं और कहाँ जो भी कर सके करें। स्नान कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं थोड़े आसन कर लेते थे। स्नान कर जगह नीचे झुको, आगे झुको, साइड में जाओ, एक्टिव बात लो। डालने के पानी आया, साबुन लगाया, धो लिया, इसको स्नान नहीं कहते। शरीर को अच्छी तरह रगड़ो, हर तरफ से आगे झुको, पीछे बैठो, उठो, साइड में जाओ, हाथ पीछे से पकड़ लो, गोमुखासन, ये सब कुछ स्नान के वक्त भी हो जाता है। इसलिए बस एक्टिव रहो। फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली क्वाइट रहना है। माइंड तभी चलना चाहिए जब आपको कुछ काम करना है। काम करो, और जो भी काम करो सही ढंग से करो, ये और काम को बेहतर करो, ये सब चीजें जीवन में आनी चाहिए। जी, और आजकल होता इसके विपरीत है कि मन और मस्तिष्क बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन लोग खुद चलना पसंद नहीं करते या उनको लगता है कि उनके पास फुर्सत नहीं है। और जैसा विशेषज्ञों ने कहा कि अगर आप ब्रेक लेते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक बैठे हैं, ब्रेक लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो ब्रेक एक हेल्थ ब्रेक हो। यहाँ पर हम भी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सेहत संबंधी जानकारी का ये सिलसिला विशेषज्ञों के साथ जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। जान निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Step 1. Clear to space transition. Roger. Engaging
vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अच्छी सेहत के प्रभावशाली उपाय बता रहे हैं विशेषज्ञ। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत है आपका परमानंद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा वजन 120 केजी है जी, और हमने 10 किलो वेट में कम किया है। 10 किलो वेट हमने कम किया है जी, और अभी 125 केजी है। अच्छा परमानंद जी, आपकी उम्र कितनी है और क्या जानना चाह रहे हैं आप? हम ये जानना चाह रहे हैं, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और चलते हैं तो हाथा बहुत छूटता है और यही दिल करता है कि बैठे रहे, बस हमको यही आराम लगता है। आपकी उम्र कितनी है परमानंद जी? मेरी उम्र है 60 वर्ष। 60 वर्ष। डॉक्टर अशोक सेठ 125 किलो वजन, कुछ वजन इन्होंने लगभग 10 किलो इन्होंने कहा कि कम किया है, लेकिन फिर भी वजन ज्यादा है, चलने का मन नहीं करता, समस्याएं भी हो रही हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? 125 किलो तो बहुत ज़्यादा वज़न है और 60 साल की उम्र है, ख्याल बहुत रखना है। जैसे हम पहले ही कह रहे थे, हर चीज़ का समाधान आपके हाथों में है, आपके पैरों में है। और जब मैं कहता हूँ आपके पैरों में है, आप हेल्दी खाना खाएं और साथ में एक्सरसाइज करें। ये कहना कि एक्सरसाइज का मन नहीं करता, तो ये तो बात वही हो गई कि मैं परेशानी में हूँ बट इसका समाधान निकालना ही नहीं चाहता हूँ। इस समाधान के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। हमें हार्ट डिजीज़ बचाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, सरकार पे नहीं। क्योंकि हर चीज़ जो हम कर सकते हैं, आप ये देखिए कि अगर आप 40 मिनट एक्सरसाइज, जो कि हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ वॉकिंग, सिर्फ 5 दिन हफ्ते में कीजिए, तो उससे आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। आपका वज़न कम हो सकता है, आपका सांस बेटर हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बेटर हो सकता है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, आपको पॉजिटिविटी आ सकती है, आप अपने आप को बेटर फील करेंगे। और हर रिस्क फैक्टर जो हम कहते हैं ना, ख़राब हेल्थ का, हार्ट डिजीज़ का, लंग की प्रॉब्लम का, सबका समाधान एक बार एक्सरसाइज में और सही खाने में हो जाता है। और सही खाना और एक्सरसाइज करना सबसे सस्ती चीज़ है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, यही तो हमने खाना होता है, शुद्ध पदार्थ। असल में हमने अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है ये कहने में कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा लेगा और हमारे लिए कोई दूसरा काम कर दे, दवाइयाँ दे दे, हमें हर कुछ हमें पार्क्स दे दे, हमें कोई ऐसी कर दे कि हमें सबका समाधान कोई और प्रोवाइड करता रहे। हार्ट डिजीज़ से बचना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना आपके ऊपर है, समाधान हमारे साथ है। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत आवश्यक है कि व्यायाम किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, लेकिन इस मौसम में जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिजिकली एक्टिव रहना चाहते हैं, क्या कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि सर्दी भी बहुत है
और ऑक्सीजन जो है वो भी इतनी प्योर इस तरह के एरियाज़ में बची नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, सावधानी क्या रखें? तो पहली चीज़ तो जैसे आपने कहा कि इस मौसम में ठंड के कारण और पोल्यूशन के कारण अगर हम बाहर एक्सरसाइज करें, स्पेशली जब AQI ख़राब है, सुबह सुबह उठ के जब हम कहते हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, ग्राउंड लेवल पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा रहता है और आपके फेफड़ों पे असर पड़ सकता है, क्योंकि वो जो पोल्यूशन है वो आप अंदर सांस के साथ अंदर लेते हैं, जिससे फेफड़ों में सोजिश हो सकती है और कई उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप अगर बाहर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो तब करें जब धूप निकल जाए, जिससे थोड़ा सा बाहर गर्म हो तो जो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन है वो ऊपर उठ जाए और उसके कारण आपको पोल्यूशन का इतना असर ना हो। अगर वैसे भी एक्सरसाइज करनी है तो घर के अंदर भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे हैं जो आप घर के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे चलने की एक्सरसाइज हो या ट्रेडमिल हो। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज आप अंदर कर सकते हो जब पोल्यूशन बाहर हो और बाहर का वातावरण ठीक ना हो। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है या पोल्यूशन ज़्यादा है इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज करने के कई तरीके हैं और वो हम अंदर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे पहले पिछले वाले कॉलर ने कहा कि उनको चलने की तकलीफ है, वो बैठ के भी कई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बैठ के साइकिलिंग भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आस्ता आस्ता उससे भी उनका जो है पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और आस्ता आस्ता वो अपनी एक्सरसाइज बढ़ा पाएंगे। लेकिन साथ में डाइट का और वेट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत से लोग तो बहाना करते हैं या उनको आलस भी आता है इस मौसम में। उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत ही जो है पंचुअल हैं, चाहे कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, हम एक्सरसाइज नहीं छोड़ते। हमने कई बार देखा है सुबह के समय आप बाहर निकलिए तो बहुत से लोग मास्क लगाकर रनिंग कर रहे होते हैं। क्या ये एक सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है? मास्क कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकता है क्योंकि मास्क से एक मैकेनिज्म है। अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ हद तक फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों को अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बेहतर यही रहेगा कि वो अपना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हम कई दफ़ा देखते हैं कि लोग जो है वो मास्क ठीक से लगाते नहीं हैं या कई लोगों को मुश्किल होती है जब वो तेज़ चलते हैं तो मास्क को हटा देते हैं या उसको साइड पे कर देते हैं। तो मास्क का इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा रहता नहीं है। पर क्या ऐसा होता है डॉक्टर गुलेरिया कि अगर मास्क लगा है और बहुत विग्रस या हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट बहुत फास्ट हो जाता है, तो जो CO2 है वो ज़्यादा ब्रीथ की जाए, उसकी वजह से कोई समस्या हो सकती है? ये पहले भी एक इशू था कि कोविड के दौरान अगर हम मास्क लगा रहे हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बढ़ जाएगा। इसमें कोई डेटा नहीं है और ये ऐसा बात सही नहीं है। अगर हमारा मास्क लगा के हम दौड़ रहे हैं और या मास्क बहुत देर तक लगाए हुआ है, और जो डॉक्टर्स हैं वो तो हॉस्पिटल में मास्क, सर्जन स्पेशली जो मास्क है वो पूरा दिन लगा रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ये भी धारणा ठीक नहीं है कि आप मास्क बहुत देर तक लगा रखोगे तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। जी हंसा जी, क्या बताना चाहेंगी? हमारे जो ये लास्ट कॉलर थे, इनका जो प्रश्न था कि वजन अगर अधिक है, खान पान से उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर हम एक हेल्दी डाइट पैटर्न की बात की जाए, किस तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि खाने का सही समय क्या है, तरीका क्या है और मात्रा कितनी होनी चाहिए? आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी काफ़ी चलन प्रचलित हो रहा है। क्या इसको करने से लाभ है, और अगर ऐसा करना है कितने सुपरविजन की ज़रूरत होगी और सुरक्षित तरीके से इसे कैसे अपनाया जा सकता है? देखिए, इनकी जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है वेट, और जब वेट बहुत बढ़ गया है तब नेचुरली आलस से आएगा। वो थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूलेगी ही। इसलिए सबसे पहले तो इन्हें देखना ये है, थोड़े नियम बनाओ। दिन में 4 बार खाना है हर समय। हमारा दिन की शुरुआत होती है सनराइज से सनसेट, ये हमारा दिन है। रात को तो खाना है ही नहीं और सवेरे सनराइज के बाद ही खाना है। तो 4 बार खाना है हर समय, उतना ही खाना है जिससे दूसरी बार जोर से भूख लगे। और अगर भूख नहीं लगती तो आपको खाने का हक है ही नहीं, शरीर उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो हर भोजन के साथ में एक ग्लास भर के कुछ लिक्विड ज़रूरी है, सिर्फ सॉलिड नहीं। इसलिए सवेरे ब्रेकफास्ट में कुछ हर्बल टी जैसा हो जाए, जैसे तुलसी है, अदरक है, पानी में उबाला हो और उसके अंदर दूध और शक्कर डाल के लिया हो, शक्कर भी जितना मिनिमम हो वो लिया हो, 1 ग्लास उकाला जिसको बोलते हैं हर्बल ड्रिंक, और कुछ थोड़ा सा खाने के लिए बेस्ट होगा बादाम
4-5 बादाम हो जाए, 1-2 काजू किशमिश हो जाए, या मूंगफली को उबाल कर 10-12 दाने खा लिए जाए, प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये सवेरे ब्रेकफास्ट में हो। फिर बीच में 1 प्लेट फल खाना ज़रूरी है, और उसके बाद में लंच। पॉइंट मेरा ये है, फल तो लिक्विड ही है इसलिए वहाँ कुछ नहीं, मगर लंच में ग्लास भर के छाछ ज़रूरी है, थोड़ी सी छाछ। अगर भूख नहीं लगे तो सिर्फ छाछ लो, भूख है तो ही रोटी सब्जी खाओ, नहीं तो मत खाओ। शाम के वक्त ग्लास भर के नींबू पानी पिया जा सकता है, या सवेरे का फिर खाना खाया जा सकता है, शिकंजी। और रात के वक्त बिग बोल सूप लिया जा सकता है, खिचड़ी ली जा सकती है जिसमें थोड़ा सा घी हो और खिचड़ी बनाई हो। तो इस तरह का सिंपल सा खाना हो, लेकिन नियम बड़ा क्लियर है, भूख मिटाने के लिए खाना खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना। जो भी खाना आपको अच्छा लगता हो वापस शाम को खा लेना, रात को खा लेना, लेकिन एक समय ज्यादा खाना नहीं है। तो मोटापा कम करने के लिए मेन नियम है। और दूसरा नियम है अच्छी नींद। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो मोटापा कम नहीं हो सकता है, और इसीलिए रात को 9 बजे या 10 बजे सो ही जाना चाहिए। इतना भी आप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि धीरे धीरे वजन कम होगा। लेटे लेटे आप बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, बस सिर्फ हाथ को ऊपर खींचना है, हाथ को ऊपर पकड़ना है, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, क्योंकि दब गया है वो वजन से। इसलिए ऊपर की तरफ पर्वतासन है, यष्टिकासन है, तलासन है, ये 2-3 चीजें हैं जो करनी है। उसमें कुछ मेहनत नहीं लगेगी, सांस भी नहीं फूलेगी, हाथ को ऊपर नीचे ही करना है ना। तो ये करिए, थोड़ा अपने लिए कुछ तो करिए, और फिर थोड़ा हल्का हुआ तो घर में ही थोड़े कदम चलिए। आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, एक रूम से दूसरे रूम, एक कोने से दूसरे कोने तक चलते रहिए। घर में चल के भी आप 10,000 स्टेप्स आराम से ले सकते हो, आराम से लीजिए। कुछ फास्ट चलने की जरूरत नहीं, सांस फुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वजन ही इतना भारी है, इसलिए वो तो यूं ही फूली हुई है। इसलिए कोशिश ये सब चीजों में की जाए। और फिर जो दूसरी बातें आती है कि जागरूक हो जाना, शरीर की भाषा समझ के शरीर के साथ चलना। आज नहीं कुछ करने का मन हो रहा है तो सो जाओ 10 मिनट 15 मिनट के लिए, रिलैक्सेशन की टेक्निक ले लो, शवासन वगैरह। ये थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, लेकिन ये योग में इन सब का इलाज है। 3 महीने के अंदर अंदर काफी वजन कम हो सकता है, अगर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खा रहे और भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, दिन में 4 बार, और रात को अच्छी नींद ले रहे हैं। इतना भी करिए, बहुत फायदा हो जाए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, ब्लड प्रेशर को लेके सवाल है। सोनम है, वो कह रही हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। राधिका है, उनका प्रश्न ये है कि उन्होंने अपनी डाइट में कई चेंजेस किए हैं। मार्केट में बहुत तरह की हार्ट हेल्दी डाइट और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी महंगे हैं, उनको भी शामिल किया है, लेकिन उनके कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं फिर भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। 45 वर्ष इनकी उम्र है, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के लिए? देखिए मैं स्पेसिफिक चीज़ों पे तो नहीं जाऊंगा कि आपको क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है। समझने की बात यह है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली हर एक का फ्लक्चुएट करता है। तो पहले तो बात ये होती है कि हाई ब्लड प्रेशर है भी कि नहीं, और उसकी मेजरमेंट बड़े तरीके से होती है कि हम डायग्नोज करते हैं बीपी हाई है कि नहीं। हमारा भी ब्लड प्रेशर अगर हम किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो 160 पे पहुंच जाएगा, कोई टेंस बात होगी, घर में परेशानी हो जाएगी तो हमारा हाई हो जाएगा, हम रिलैक्स रहेंगे तो हमारा नॉर्मल पे आ जाएगा। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर डॉक्टर अशोक से डॉक्टर्स को देख के भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम उस ब्लड प्रेशर को जो हमारे अस्पताल में हम देखते हैं या क्लिनिक में देखते हैं उसको हम पेशेंट को एटलीस्ट 5 मिनट लेटा के उसके बाद रिलैक्स करके उसके बाद 3 रीडिंग लेते हैं, फिर कहते हैं घर में जाके अपनी रीडिंग्स लो। सो फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर खराब बात नहीं है, बट पहले है कि डायग्नोज कैसे हुआ है आपका हाई ब्लड प्रेशर और डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि नहीं। तो इसीलिए आपने अपनी रीडिंग्स को नहीं समझना है। सेकंड बात ये होती है कि जब आप अपनी रीडिंग्स लेते हो तो उसका भी एक तरीका होता है लेने का, बैठ के लेवल के साथ कहाँ पे ले रहे हो। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर दवाई पे हो और उसके बाद आप सोचते हो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है तो डॉक्टर साहब के पास कई सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपका देख सकते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में कितना ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट है, जिसके ऊपर आपकी दवा की मात्रा वो बढ़ा या घटा सके। ये हुई आपकी ब्लड प्रेशर की बात। जहाँ तक रही कोलेस्ट्रॉल की बात,
कोलेस्ट्रॉल का फ्लक्चुएशन तो तभी होता है जब आप दवाई छोड़ो या दवाई ना लो या दवाई की मात्रा आपने खुद कम कर दी है। अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन में हो और डॉक्टर समझता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, जो भी वजह हो, और ये बड़ी कम्प्लेक्स बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपना डिसीजन नहीं लेना है कि दवा लेके मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ये डॉक्टर का डिसीजन है। जब वो दवा स्टार्ट करता है तब आपने उस डोजेस पे लेना है। डॉक्टर का एक टारगेट होता है कि किस लेवल तक आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे करना है, उसके लिए क्या डोज चाहिए होगी, उसके लिए हर 4 से 6 हफ्ते ब्लड टेस्ट होता है, और फाइनली जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है जिस पे डॉक्टर सेटिस्फाइड होता है कि ये आपकी टारगेट लेवल है, ये डोज से कम होगा, तो आपको वो डोज नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। आपने अपनी डोज को नहीं कम करना चाहिए कि मेरा तो कब कंट्रोल में आ गया अब मैं दवा हटा दूं, क्योंकि बोथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जब आप दवा लेते हो तो कंट्रोल में रहेगा, और आप सोचते हो कि दवा से कंट्रोल में आ गया तो अब मैं दवा हटा सकते हूँ। आधे पेशेंट्स हमारे यही सोचते हैं और यही करते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर भी राइज कर जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी राइज कर जाता है। तो ये कंट्रोल में रहते हैं, इनकी ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है, तो ये दवाइयाँ हमें जिस तरह से डॉक्टर ने एडवाइस की है लेते रहना चाहिए। जी, कंट्रोल यानी नियंत्रण चाहे दवा का हो या जीवन में आदतों का बहुत ही ज़रूरी है। रितु जी हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इनका सवाल ये है, 35 वर्ष की उम्र है और वो कहती हैं कि सर्दी जैसे ही शुरू होती है इनको और इनके बच्चे को भी सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। कई तरह की दवाएं इन्होंने ली हैं, टेस्ट भी करवाए हैं, कुछ आता नहीं है, लेकिन लगभग सर्दी जुकाम का सिलसिला पूरे सीजन में बना रहता है। क्या इनकी इम्यूनिटी कारण हो सकती है? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर कारण यही होता है कि उनको कुछ एलर्जी की टेंडेंसी है, और जब मौसम बदलता है, ठंड होती है, तो ठंडी हवा के कारण या चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण सांस में तकलीफ़ होने लगती है, ज़ुकाम नज़ला हो जाता है, गले में खराश हो सकती है, कभी कभी सांस की तकलीफ़ भी हो सकती है, छाती से आवाज़ आ सकती है और खांसी हो सकती है। तो ये एक एलर्जिक टेंडेंसी ज़्यादातर लगती है, जिसके लिए उनको ध्यान रखना है कि जब ठंड होती है तो अपने आप को और अपने बच्चे के लिए प्रिकॉशन रखें कि एक्सपोजर ना हो, एकदम गर्म सर्द का एक्सपोजर ना हो। कई दफ़ा बच्चे अंदर एक गर्म कमरे में हैं और एकदम बाहर चले जाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा है, तो एकदम चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण भी जब वो ठंडी हवा नाक में लगती है या सांस की नाली के अंदर जाती है तो उससे इरिटेशन के कारण ज़ुकाम नज़ला होने लगता है, खांसी होने लगती है। तो प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है। अगर उसके अलावा टेस्ट के से आता है कि उनको एलर्जी ज़्यादा है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है, चाहे नाक की एलर्जी हो या सांस की एलर्जी हो, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सीजनल हो सकता है, जब मौसम ठीक होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है। जी, एक कॉलर हैं, अमित हैं दिल्ली से फ़ोन लाइन पर। अमित जी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार, रणदीप सर को, अतुल सर को नमस्कार सर। क्या जानना चाह रहे हैं अमित जी? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी 28 साल का हूँ मैं, और 90 के पास मेरा वजन है। सुबह शाम इतना तो मैं थोड़ा मोड़ा घूमता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं डाइट क्या चार्ट बनाऊँ कि मेरा वजन सही रहे और कितना रहना चाहिए। जी, आपकी हाइट कितनी है? मेरा 5'9". 5'9" हाइट है, और वजन आपने बताया 90 kg। डॉक्टर अशोक सेठ, वजन तो काफी अधिक है इनका, कैसे क्या करूं? जी डाइट चार्ट या क्या करूं? अभी डॉक्टर हंसा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि वजन कम करने के लिए किस तरह का आहार लिया जा सकता है, उसका तो पालन कीजिए। डॉक्टर हंसा जी, कुछ और टिप्स आप बताना चाहेंगी? क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा समस्या आई है वो अधिक वजन की आई है, और वजन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से दूसरी समस्याएं हो रही हैं। देखिए, मैंने वो सीधी सी बात कही है कि आदमी को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, और खाना सिर्फ तभी खाओ जब भूख लगे, ना भूख लगे तो सिर्फ लिक्विड पे रहो। यानी ये नियम अगर रखोगे तो वजन अपने आप कम होगा। वजन बढ़ता तभी है जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। डॉक्टर हंसा जी, आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब वो तनाव में होते हैं तब काफी ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। और योग के अनुसार अगर बात की जाए तो ये माना जाता है कि कोई भी समस्या पहले सूक्ष्म स्तर पर ही शुरू होती है और फिर शारीरिक रूप से नजर आती है। क्या अपने माइंडसेट को भी बदलने की जरूरत है? तनाव को दूर रखने के लिए भी कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत कुछ है, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल तनाव में रहकर भी काम होता है और बिना तनाव के भी काम होता है। काम दोनों ढंग से होता है, बस वो धीरे धीरे फिलॉसफी लाइफ में लाना पड़ेगी।
लेकिन वो दूसरी बात हुई। बात यहाँ ये आती है कि बीच बीच में खाने की जो चीजें होती है ना, जैसे अपने घर में गाजर के टुकड़े ही रखे हो, ककड़ी के टुकड़े रखे हो, बीच में थोड़ा सा वो मुंह में डाल दिया तो एक साथ जोर से भूख नहीं लगेगी। एक मुट्ठी चना हो, चने हमेशा रखा करो, रोस्टेड चने घर में, मखाने क्रिस्पी घर में रखा करो, तो बीच में भूख लगे तो ये फालतू पैकेट खोला और खाया, बॉटल खोली और पिया, ये बिल्कुल ना करें। उसकी जगह ये चीजें खाएं तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और खाते वक्त इतनी जोर से भूख ना लगे कि फिर आप पर कंट्रोल ही ना रहे, इसलिए इस खाने का मैनेज करो। ऑफिस में भी ऐसी चीजें लेके जाओ कि जिससे आपको फालतू में कोई दूसरी चीजें ना खानी पड़े, तो थोड़ा सा साथ में ले जाना जरूरी है। थोड़े फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ले लो, खजूर ले लो, ये सारे अंजीर ले लो, कुछ न कुछ ये चीजें भी होनी चाहिए। दूसरा, चलना माइल्डेस्ट और बेस्ट एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब ने कहा ही है, डॉक्टर अशोक ने, कि सीढ़ियाँ चढ़ो, चलो, थोड़ा थोड़ा तो करो और उससे भी फायदा होगा। और ज़रूरी है कि आप मन को खुश रखने के लिए क्या कर रहे हो। सोशल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक दूसरों के साथ में मिलना, हंसाना। हमेशा मैं तो कहती हूँ 1-2 जोक्स याद किया करो, आप भी हंसो, दूसरों को हंसाओ, मेहनत करो। हम जोक पढ़ लेते हैं और हंस लेते हैं, मगर याद तो कुछ नहीं रहता है। मन में ऐसी सब चीज़ें होनी चाहिए जो खुशी लाए, वो हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें भी की जाए। थोड़ा गाना गा लो, हर व्यक्ति को गाना तो गाना ही चाहिए। यू शुड बी एटलीस्ट अ बाथरूम सिंगर। इसलिए ये सब चीज़ें भी अपने जीवन में लानी चाहिए। एकदम लुक्खा सुक्खा जीवन तो स्ट्रेस ही डेवलप करेगा जी। इसलिए लाइफ को मज़े से लो, जरा आनंद से लो, तो सब कुछ सही होगा जी। तो आप भी प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और देखते रहिए टोटल हेल्थ। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम जल्द लौटते हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज़। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम टोटल हेल्थ में जान रहे हैं विशेषज्ञों से अच्छी सेहत के प्रभावशाली उपाय। हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपसे कि सेहत की चिंता सिर्फ वो करें जो बीमार हैं। बिल्कुल गलत है। सेहत की चिंता सबको करनी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ समझे। डॉक्टर अशोक सेठ, जो मोटे हैं या जिनका वजन अधिक है, सिर्फ वही हृदय रोग के खतरे में आते हैं? जी नहीं, हर कोई हृदय रोग के खतरे में आ सकता है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में मैं कहूँगा
कि मैं भी हृदय रोग के खतरे में आ सकता हूँ। इसलिए हमें सबको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और सही लाइफ जीना चाहिए। जी डॉक्टर हंसा जी, जिसे अभी तक रोग के लक्षण नहीं आए, क्या मान लिया जाए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं। स्वस्थ रहने के लिए हम स्वस्थ ही पैदा हुए हैं। कुछ न कुछ तो होता है। चिंता हो गई तो आप अस्वस्थ हो। डिजीज यानी डिस ईज, व्हेन यू आर नॉट एट ईज विथ योर सेल्फ, इज डिजीज। इसलिए स्वस्थ स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य होता है और वहां ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य से कितने जुड़े हुए हैं। इसलिए शांति से थोड़ा बैठे और अपने आप में सुकून लाएं। राइट। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत से लोग ये मानते हैं क्योंकि वो स्वस्थ हैं इसलिए उन्हें किसी तरह के वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तब भी संक्रमण की संभावना तो होती है। नहीं, ये बात भी सही नहीं है। कुछ लोगों को, स्पेशली अगर वो स्वस्थ हैं लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा है, तो प्रिवेंटिव वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। और आजकल अडल्ट वैक्सीन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको जो सीरियस इन्फेक्शन है उससे बचाव हो सकता है। जी डॉक्टर अशोक सेठ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर टी कॉफी का अधिक सेवन किया जाए तो उससे हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, क्या ये बात सही है? नहीं, एक्सेस हर चीज़ का बुरा है और कॉफ़ी और टी का एक्सेस तो वाकई ही बुरा है। इसमें कैफीन होती है जो कि हार्ट की स्टिमुलेंट होती है, नुकसानदेह है। इसीलिए हमें हर चीज़ मॉडरेशन में लेनी चाहिए। एक्सेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी डॉक्टर हंसा जी, बहुत से लोग का यह मत है कि अच्छी सेहत का प्रभावशाली उपाय रोज मल्टीविटामिन्स जो है सप्लीमेंट में लिया जाए। बिल्कुल नहीं। आप अपने खान पान में थोड़ा ध्यान देंगे तो सब कुछ मिल जाता है। हम लोगों को करना क्या है, सब्जियां खानी है, फल खाना है और ये सारी चीज़ें प्रोटीन के लिए ये दाल वगैरह खानी है। और बस जैसे पहले भी कहा कि भूख लगे तब खाना है तो बॉडी सब एब्सॉर्ब कर लेता है। कोई डेफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं होती, कोई मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर ओल्ड एज में डॉक्टर लोग बोलते हैं ये लो वो लो, लेकिन ना लेके भी, मैं अभी 80 साल की हूँ, 80 के आसपास की मेरी उम्र है, कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती। हेल्दी और क्या बात है डॉक्टर हंसा जी, आप तो सभी आजकल के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किसी भी उम्र में अपनी सेहत को अच्छा भी रखा जा सकता है और जैसा ब्राइट आप दिखती हैं हमेशा, वो ब्राइटनेस भी सेहतमंद रहने से आ सकती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या अपने लंग्स को डिटॉक्स करने का कोई तरीका होता है? बहुत से लोग गर्म पानी पीते हैं, स्टीम लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य ठीक रखें, गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योग करें, तो आपके लंग्स ठीक रह सकते हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मस्त रहो तो कोई रोग होगा ही नहीं। मस्त रहो तो कोई रोग होगा ही नहीं, गलत बात है। ऐसा नहीं। इनफैक्ट जितने भी हार्ट डिजीज़ के मैं कहूँगा रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो और हाई ब्लड प्रेशर हो, ये इनके सिम्टम्स नहीं होते हैं। बहुत देर बाद पता चलता है कि डायबिटीज़ निकली और उसकी वजह से काफ़ी हानि हो चुकी है, या बहुत देर बाद पता चलता है कि बीपी तो 1 साल से हाई चल रहा था और उसकी वजह से हार्ट को और कई अन्य ऑर्गन्स को हानि हो चुकी है। तो इम्पॉर्टेंस बात यह है कि चाहे आप अच्छा फील कर रहे हो, डॉक्टर से एक बार सिंपल चेकअप कराना बड़ा ज़रूरी है जी। और एडल्टहुड में एक बार ज़रूर अपने ब्लड टेस्ट करा लें जिसमें और बीपी चेक करा लें, सो दैट कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जो कि हम तीनों को साइलेंट किलर्स कहते हैं, सबका डायग्नोसिस हो जाए, पता चल जाए है कि नहीं, और फिर अपनी लाइफ आप हेल्दी, अच्छे तरीके से, खुश तरीके से जियो, वो सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर हंसा जी, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। नव वर्ष आने वाला है, किस तरह से अपनी सेहत को अच्छा रखा जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में? बस एक तो अपने आप को वार्म रखो, अपने शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखो, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर गर्म होना चाहिए, हेड कोल्ड मतलब सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा, इसलिए वार्म से प्यार होना चाहिए। दूसरा, वार्म रहने के लिए अच्छा सोच, अच्छे विचार और अच्छी एक्टिविटी, वो सब ज़रूरी है। जीवन को जिए, बहुत मस्त जिए, लेकिन ये सब करना ज़रूरी है। साल में एक बार चेकअप करा ही लेना चाहिए, बहुत सही रहता है, पता ही नहीं लगता अंदर क्या गड़बड़ है, इसलिए ये ज़रूरी है। हम सब मिलकर अपनी हेल्थ को संभाल लें।
लेंगे। डॉक्टर्स की उतनी ही जरूरत है जितनी आपकी खुद की अवेयरनेस की, इसलिए कोशिश करिए और हेल्दी ही रहेंगे, मस्त रहिए, सबके साथ प्यार बांटिए, दूसरों के लिए मदद करिए दूसरों को, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इस आने वाले साल में कैसे अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आने वाले साल के लिए वी शुड फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये हमारे हाथ में है। डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए और हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी हों कि हम रेगुलरली गुड स्लीप लें। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखें, अपने वेट पे ध्यान रखें, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, दिल की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दिल के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, हार्ट हेल्दी रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपका संदेश? मेरा संदेश ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, टोटल हेल्थ के व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं, और उसके साथ हम कहते हैं कि विश यू गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस। और जब हम ये विश करते हैं तो आपने यही सुना है कि ये हमारे हाथ में है। गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड पीस, तीनों चीज़ आपके हाथों में है। उसी तरह से आपका हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट होगी, उसी तरह से आप खुश रहोगे, उसी तरीके से पीसफुल रहोगे। तो आप प्यार बांटिए, आप पीस बांटिए, आप अपने हैप्पीनेस को बांटिए और हेल्थ को ठीक रखिए। ये सब हमारे हाथों में है। ये आज का टोटल हेल्थ का यही आपको एक न्यू ईयर का मैसेज है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। विस्तार से आपने प्रभावशाली तरीके बताए हैं, या ये कहें कि वो तरीके जो हमारे जीवन में एक मैजिकल चेंज ला सकते हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए। कहा जाता है कि अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर यदि आप सतर्क हैं तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और आने वाले वर्षों के लिए एक सेहतमंद जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ये नया सफर है, इस सिलसिले को खुद ही बनाना है। यदि आप भी पाना चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, तो आने वाले साल में अपनी सेहत का रास्ता आपको खुद बनाना है। जो न करने वाले लोग हैं वो बहाने तलाशते हैं, और जिसे कोई काम करना होता है वो तलाशते हैं रास्ते। इसलिए अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए रास्ते तलाशें। आपको अगर ब्रेक लेना है तो एक हेल्थ ब्रेक लीजिए, क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, और साथ ही छोटे छोटे बदलाव कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे परिवर्तन जीवन की दिशा और दशा में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। सेहत संबंधी जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।